हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका सेकंड चैप्टर। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है 7वीं-12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंश। तो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच कुछ प्रमुख राजवंश रहे जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से राजवंश थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान वंश, चोल वंश आदि। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश थे 7वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नए राजाओं का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो जैसे इस टाइम पे 7वीं सदी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी जो बड़े बड़े जमींदार होते थे जिन पर जमीन बहुत ज्यादा होती थी वो लोग वो लोग उस टाइम पे आए और 7वीं सदी की अगर हम बात करें और राजा लोग क्या करते थे उन लोगों को जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत उन्हें कहा जाता है जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती है, वो एक तरह से जमींदार होते हैं, भूस्वामी होते हैं और जिनको क्या करना होता है राजा के अधीन में रहकर शासन करना होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सामंत। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएंगे और उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे और सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। तो उनसे उम्मीद की जाती थी सामंत से कि वो लोग क्या करेंगे, राजा या फिर जो भी स्वामी है जो इन्हें सामंत के रूप में चुने हैं उनके लिए उपहार लाएंगे और उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, साथ ही सैन्य सहायता भी प्रदान करेंगे, सैनिक सहायता जो है वो भी प्रदान करेंगे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लेने पर सामंत अपने आप को महासामंत महामंडलेश्वर जिसको कहा जाता है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। और वे कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। जो सामंत होते थे उनको क्या करना पड़ता था? राजा के अधीन होकर काम करना पड़ता था। तो जब उनके पास अधिक सत्ता संपदा आ जाती थी तो वो लोग ये उम्मीद करते थे, ये दावा करते थे कि हमें इस आधिपत्य से स्वतंत्र किया जाए। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, बाद में उसके बाद वो लोग अलग हो गए। तो ये एक उदाहरण है दक्कन के राष्ट्रकूट का, जो कि शुरुआत में किसके अधीन रहकर काम करते थे? चालुक्य राजाओं के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ जो होता है उसको वो क्या होता है? सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो 7वीं सदी के टाइम पे क्या हुआ? जो अम, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, अधीन में काम करते थे। 8वीं सदी के मध्य आते आते राष्ट्रकूट प्रधान जो दंती दुर्ग था उन्होंने क्या किया? चालुक्य वंश की चालुक्य जो स्वामी थे वहाँ के जो राजा थे उनके अधीनता को इनकार कर दिया। ठीक है, और उनको हरा दिया और एक हिरण्यगर्भ जो कि होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होकर होते हुए भी क्षत्रियता को धारण कर लेता है। तो ये बेसिकली अनुष्ठान जो होता था ये इसलिए किया जाता था कि ये माना जाता था कि अगर ये अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से संपन्न हो जाता है तो जो याजक जो वो अनुष्ठान करवा रहे हैं उनको वो जो होंगे वो अगर क्षत्रिय में जन्म नहीं हो उनका फिर भी वो क्षत्रियत्व को धारण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्षत्रिय बन जाते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने जो भी हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान था वो करवाया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राज्यों में प्रशासन। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार होगा, यहाँ पे गलत दिखाया है।
ये जो टर्म है गुर्जर प्रतिहार वही सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है टॉपिक, वह है राज्यों में प्रशासन। तो नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। तो कई जो राजा हुआ करते थे वो सिर्फ राजा ना होकर महाराजाधिराज, जो राजाओं के भी राजा होते हैं, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती जो कि तीनों भुवनों का स्वामी होते हैं, इस तरह के भी उपाधि धारण की। ये प्राय किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी किसान हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, ब्राह्मण होते थे, उनका एक संगठन होता था, उनके साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे और साझेदारी से अपना काम करते थे। तो एलोरा की गुफाएं 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एलोरा गुफा है, ठीक है। इसमें जो विष्णु थे, उनको विष्णु को नरसिंह अर्थात जो भी पुरुष सिंह होता है उसके रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट कला की कृति है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, ठीक है। तो जो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश थे, चोल वंश कहाँ पे शासन करते थे, तमिलनाडु में। उनके अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक सूचक शब्द मिले हैं। वो लोग कर इकट्ठा करते थे। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वो है पेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई यानी भू राजस्व थे। तो अगर हम बात करें शैलवंश, तो वहाँ उसके अभिलेख में जो कर, क्योंकि बहुत टाइप का कर इकट्ठा किया जाता था, तो उसके 400 से ज्यादा शब्द मिल रहे हैं। और उसमें कौन सा कर एक उल्लिखित कर है, अधिक उल्लिखित कर, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया गया वर्ड वो है बेटी। और उसका मीनिंग क्या होता था कि नगद की बजाय इसमें क्या किया जाता था कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, ठीक है। ये मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ के पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता था। इसमें बिना मतलब का, जैसे छजन डालने पर उल्लेख मिल गया, छजन डालने पर लगने वाला कर हो गया। तो अगर कोई छाजन डाल रहा है तो उस पे भी कर लग जाता था। खजूर या तार के पेड़ पे अगर कोई चढ़ रहा है, सीढ़ी का इस्तेमाल किया तो उस पे भी कर लग जाता था। तो ये एक तरह का जबरन कर था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रशस्ति क्या होता है, किसी के उनके बारे में अच्छाई लिखना, जैसे कोई राजा है जिनके बारे में पूरा प्रशंसा करना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में सही ही हो, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। तो लेकिन ये प्रशस्तियां भी हमें वो राजा जिनके बारे में लिखा गया है, तो वो राजा की जो भी माइंड सेट है उनके बारे में पता चल जाता था, क्योंकि वो अपने आप को कैसे दर्शाना चाहते थे, शूरवीर दर्शाना चाहते थे, विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे। तो इस तरीके से प्रशस्तियों से हमें ये जानकारी मिल जाती है। हालांकि इसका प्रशस्तियों में जो ब्यौरे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सच ही हो या पूरा का पूरा झूठ ही हो, ठीक। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद और संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य रचा गया था जिसमें जो कश्मीर पर शासन करने वाले राजा हैं उनका इतिहास दर्ज है। इसमें इसे कलहर नामक एक रचयिता द्वारा रचा गया था। कलहर ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। उनमें से राजाओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार की भी आलोचनात्मक कथ्य दिखलाता है, इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा चीज लिखा गया, कुछ आलोचनात्मक कथ्य भी दिखलाया गया है और इसीलिए ये एक असाधारण ग्रंथ था, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अलग था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र था, ठीक है।
ये दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया या पाल वंश हो गया, उसके शासक जो थे सदियों तक इस कनौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो इसमें कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट। तो अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद ने लगभग 1000 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। उसका निशाना था समृद्ध मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष की तो हमने बात की, जो कि 3 पक्ष थे इसमें। और वो किसके लिए लड़ते थे? तो जो गंगा घाटी में कनौज नगर था, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए वो क्या करते थे? युद्ध करते थे आपस में। और उनमें कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इसलिए उनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। जो अफगानिस्तान के सुल्तान थे महमूद, उन्होंने लगभग 1000 से 1030 तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान हो गया, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तक किया था। ठीक है, वो हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करते थे और वो लगभग 17 बार हमला किया। और उसका जो निशाना था वो था समृद्ध मंदिर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें सोने का मूर्ति मिल जाता था, तो ये इसलिए उनका निशाना उसका निशाना समृद्ध मंदिर था, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन लूट ले गया, उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जहांमान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो जो जहांमान थे, वो चौहान के रूप में जाने जाते थे और वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। जामान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक शासन किए, जिसने सुल्तान मुहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों हार गया। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाग भट्ट की उपलब्धियां। तो कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया है। आंध्र, संधो, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो जो प्रतिहार नरेश थे, उन्होंने नागभट्ट के कर्मों का वर्णन किया है और कुछ इस तरीके से किया है कि जो आंध्र हो गया, सैंधव सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, वहां के जो राजा थे वो तभी धराशायी हो गए, तभी हार गए एक तरह से, कि जब वे वहां के राजकुमार बने। उन्होंने कनौज के शासक चकरा युद्ध को भी विजित किया। उन्होंने बंगाल का जो हिस्सा, नॉर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी और तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो ये एक तरह से प्रशस्ति लिखे थे जो प्रतिहार नरेश थे और नागभट्ट के कर्मों के बारे में, उनके बारे में बताएं कि वो एक, मतलब अगर हम बात करें तो एक अच्छे और बड़े शासक थे, जो कि बहुत किसी को हराया, जैसे कनौज के शासक चकरा युद्ध को। उसके अलावा बहुत सारे राजाओं को, जैसे जो कि बंगाल का एक हिस्सा था, वहां के जो राजा थे, गुजरात का हिस्सा, नॉर्थ मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा था, किरात बनवासी जो होते थे, तुर्क और वत्स मत्स्य जो दोनों उत्तर भारत के राजा थे, वहां के राजाओं को भी पराजित किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है चोल राज्य। तो कावेरी डेल्टा से मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी।
वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है। जो कावेरी डेल्टा की अगर हम बात करें उसमें मुटरियार नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है। मातहत मैंने हम बताए थे उसका मतलब क्या होता है, सामंत जो बड़े जमींदार होते हैं जो राजा के अधीन में काम करते हैं। उदयवर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय में ने 9वीं सदी में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। जो उदयवर के चोल वंश के जो विजयालय नामक जो राजा थे उन्होंने इनको हराया, 9वीं सदी में मुटरियारों को हराया और डेल्टा पर कब्जा कर लिया। ठीक। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया। ठीक है। जो यहाँ पे विजयालय जो थे राजा, जो कि चोल वंश के राजा थे, उन्होंने क्या बनाया, तंजावुर शहर और त्रिशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाकों को इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्तर और दक्षिण के जो पांड्यन और पल्लव के इलाके थे उसको भी चोलों ने, चोल वंश के जो राजा थे विजयालय, उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया, अपना हिस्सा बना लिया। तो एक बड़ा राज्य के रूप में ये अपना जो भी चोल वंश था उसको स्थापित कर लिया। जो राजराज जो प्रथम थे उनको बहुत शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, जो कि 1985 में राजा बने और उन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो बहुत जल्दी विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला भी किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजराज के जो पुत्र थे, राजराज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने भी जो भी राजराज प्रथम ने किया उनके जैसा ही उन्होंने भी इस नीति को जारी रखा और उसने बहुत सारे क्षेत्र पर हमला किया, जैसे गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों पर हमला किया और उन्होंने अपना उसको हराया और इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये सिर्फ उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। तो जो राजराज और जो राजेंद्र प्रथम थे, जो राजराज के पुत्र थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। ठीक है। और वो चोल जो वंश थे वो कांस्य प्रतिमाएं वो बहुत सारी बनाए। जैसे कांस्य में होता है जो कॉपर, जो तांबा होता है, और टीन का मिश्र धातु, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य। और उसकी प्रतिमाएं काफी ज्यादा बनवाई गई थी चोल वंश के द्वारा। जो भी राजराज होंगे, राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने बनाया। उसके पहले जो राजा थे वो लोग भी बहुत सारी प्रतिमाएं बनाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इमेज में, ये एक मंदिर है गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है। ये इसका नाम बहुत बड़ा है। ये एक मंदिर है जो कि कौन बनाए थे, राजराज और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पे हम देख सकते हैं मंदिर। और यहाँ पे कांस्य प्रतिमाएं हैं जो कि किससे बनी है, तांबा और टीन को मिलाकर मिश्र धातु है कांस्य, उससे बनी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी मूर्ति है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह है कृषि और सिंचाई। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। यद्यपि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि सबसे पहले विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई।
तो चोलों की अगर हम बात करें, चोल वंश की, तो उसमें एक और उपलब्धियाँ थी कृषि। कृषि के विकास में भी बहुत ये लोग कृषि में भी काफ़ी विकास किए। और यद्यपि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो उसके दूसरे हिस्से में कृषि का विकास हो चुका था, बट 5वीं और 6ठी सदी की बात करें तो उस तक आकर इस इलाके में भी बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है भूमि के प्रकार। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन, वगाई, गैर ब्राह्मणों, किसान, भूस्वामियों की भूमि, उसको क्या बोलते हैं? वेलन, वगाई। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेव। साल भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी गई या फिर भूमि होती है उसको हम साल भूमि कहते हैं। देवदान, त्रिभुवन, मट्टकनी, अगर हम उसकी बात करें तो ये होता है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, उसको क्या बोलते हैं? देवदान या फिर तिरुन मट्टकनी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है पलीचंदम, जो कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, उसको पलीचंदनम बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है साम्राज्य का प्रशासन। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती है, सिंचित खेती के बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों में समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में प्रभाव नियंत्रण हासिल कर था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुइज्ज वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या के साथ अरैयार, जिसको हम प्रधान बोलते हैं, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। ब्रह्मदेय जिसके बारे में हमने बताया कि जो ब्राह्मण को दी गई भूमि उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेय। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभिलेख और लिखित सामग्री। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उत्तर मेरूर जो थे उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता है उनको मिलनी चाहिए, जो अ, अ, किनको मिलनी चाहिए तो उनके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। साथ ही उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई पिछले 3 साल से समिति का सदस्य रहा हो तो समिति का सदस्य नहीं बन सकता किसी और साथ ही जिसने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरीके से वही लोग इस समिति में सभा की सदस्यता में जुड़ सकते थे जिनके पास ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट जो है ये तो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर का। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जोड़ी बनाने का, जैसे कि कौन सा सही है उससे का मिलान करने का, तो हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर ही रखा है। तो गुर्जर प्रतिहार जो कि गुजरात और राजस्थान में थे, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल और चोल तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्षों पर कौन कौन से थे? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। चोलों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर उदयपुर और तंजावुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो ईमानदार की अपनी जमीन पर कर का भुगतान ठीक से किया गया हो और किसी गांव का अस्थायी निवासी हो, उसके पास अपनी जमीन हो, उसकी आयु 30 से 70, 35 से 70 के बीच में हो और उसे धर्मशास्त्र और प्रशासन की जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो राष्ट्रकूट ने गुर्जर प्रतिहार और पालों से युद्ध कर अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने पश्चिमी दक्कन पर नियंत्रण स्थापित किया। शक्तिशाली शासकों जैसे अमोघवर्ष और कृष्ण प्रथम के शासन में साम्राज्य का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या क्या किया? तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, विद्वानों और ब्राह्मणों और कवियों को संरक्षण दिया, यज्ञ और दान के माध्यम से अपनी धार्मिक वैधता बढ़ाई। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो बांध, डैम बनवाए गए, नहरों के द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाया गया, तालाब और झीलों का निर्माण हुआ। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी? तो मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थे, यहाँ संगीत, नृत्य और शिक्षा की व्यवस्था थी। मंदिर प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र भी थे। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका सेकंड चैप्टर में है और साथ ही जितने भी टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा थर्ड चैप्टर का होगा। थैंक यू।